हेलो एवरीवन, वेलकम टू उज्जवल अकेडमी फॉर सिविल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अबाउट थंडर एंड लाइटनिंग। क्या रीज़न होता है लाइटनिंग का और क्या रीज़न होता है थंडर का। क्या ये दोनों एक साथ होते हैं या अलग अलग होते हैं, या फिर क्या बादलों के टकराने से निकलती है आवाज़। तो ये सब कुछ मिथ्स होते हैं थंडर को लेकर के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, According to an estimate, at any given second, 100 bolts of lightning are striking somewhere on the planet। ठीक है, ये काफ़ी फ्रीक्वेंट होता है। ये जो लाइटनिंग आप देख रहे हो, जो बिजली जो गिर रही है ऊपर से, ये काफ़ी फ्रीक्वेंट होता है। मतलब कि ऐसा एक एस्टिमेट है कि एक सेकेंड में अर्थ पे ऑलमोस्ट 100 लाइटनिंग्स स्ट्राइक कर रहे होते हैं किसी न किसी जगह पे। ठीक है, यानी कि लाइटनिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और ये अर्थ के किसी न किसी पार्ट पे हमेशा लाइटनिंग होता रहता है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे लाइटनिंग फॉर्म होता है, ये आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो लाइटनिंग क्या होता है? लाइटनिंग इज़ ए फ्लैश ऑफ लाइट, इट इज़ ए फ्लैश ऑफ लाइट। ठीक है, और ये कब होता है? तो ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म एंड कॉज्ड बाय डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आइदर बिटवीन क्लाउड्स और बिटवीन ए क्लाउड एंड द अर्थ। ठीक है, तो लाइटनिंग क्या होता है? ये एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, और इसमें चार्ज का डिस्चार्ज होता है बिटवीन टू क्लाउड्स। अगर दो क्लाउड्स हैं तो इनके बीच में भी लाइटनिंग होता है, या फिर एक क्लाउड है और नीचे ग्राउंड है तो ऊपर से नीचे की ओर डिस्चार्ज होता है। तो इसी को हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इस फिगर में देख सकते हो कि लाइटनिंग जो है ऊपर से नीचे ग्राउंड की ओर जा रहा है। ठीक है, तो लाइटनिंग जो है सो दो क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है, और लाइटनिंग जो है क्लाउड और अर्थ के बीच में भी होता है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, लाइटनिंग के बारे में। तो लाइटनिंग इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लोज बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इन द क्लाउड्स एंड द ग्राउंड। ठीक है, तो लाइटनिंग क्या है? इट इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, इट कैन बी अंडरस्टूड लाइक ए बैटरी सोर्स विच डिस्चार्जेज इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सर्किट इज कंप्लीटेड। जैसा कि आप एक डायग्राम ये देख सकते हो, इसमें ये एक बैटरी है, दिस इज़ ए बैटरी, और बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है और ये नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज्ड। ठीक है, और जो प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन पार्टिकल्स जो होते हैं, दे आर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दे आर पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होता है। जैसे कि ये स्विच है, अगर आप स्विच को ऑन करते हो, दिस पर्टिकुलर स्विच, अगर किसी सर्किट में स्विच लगा हुआ है और अगर आप स्विच को ऑन करते हो तो क्या होता है? इसमें करंट का फ्लो होता है। करंट का फ्लो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है तो ये लाइटनिंग जो है, बल्ब जो है, ये ग्लो करेगा। ठीक है, तो सेम यही सिस्टम जो है हमारे क्लाउड्स और अर्थ के बीच में भी होता है। जब क्लाउड्स ऊपर में इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाए और नीचे ग्राउंड में पॉजिटिव चार्ज आ जाए, और चूँकि मॉइस्चर होता है एयर में, ठीक है, जब बारिश के समय जब मॉइस्चर होता है तो एक सर्किट प्रोवाइड हो जाता है और ये करंट नीचे की ओर फ्लो करता है। तो एक्चुअली में यही हमारा बिजली है, यही हमारा लाइटनिंग है। ठीक है, तो इसको एक सर्किट की तरह हम लोग समझ सकते हैं कि लाइटनिंग जो है एक इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइटनिंग। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसके वजह से लाइटनिंग होता है? तो पहला फैक्टर है स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन ऑफ एयर करेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे नीचे ग्राउंड सरफेस है और जब कन्वेक्शन होगा, यानी कि नीचे से वार्म एयर ऊपर की ओर राइज करेगा, ऊपर की ओर राइज करेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। ठीक है, दिस इज़ नोन एज कन्वेक्शन करंट। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ द एयर। जो सन है, हमारा सन है, इसके वजह से जो सन रेज जो आते हैं ये हमारे ग्राउंड के एयर को गर्म करते हैं, और उसके वजह से वो जो एयर है, वार्म एयर है, वो ऊपर की ओर उठता है। इसी को हम लोग कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। तो ये जो कन्वेक्शन करंट है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट की वजह से ही थंडर स्टॉर्म्स आते हैं। ठीक है, जो थंडर स्टॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है, थंडर स्टॉर्म ये स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट की वजह से आते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शन करंट क्या होता है कि जब नीचे से हवा ऊपर की ओर उठती है तो ऊपर जाके एक्सपैंड करती है। ठीक है,
तो एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है कि कूलिंग होने लगता है, और कूलिंग होने की वजह से उसमें आइस क्रिस्टल्स या फिर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो क्लाउड में जो मॉइस्चर जो होता है वो वाटर वेपर जो होता है वो ठंडा होकर के उसमें आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आइस क्रिस्टल्स हैं इनके वजह से क्या होता है कि देयर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स एंड द ग्राउंड। ठीक है, तो चार्ज का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। चार्ज कैसे डेवलप होता है, तो जैसे नीचे से एयर ऊपर की ओर उठ रहा है तो इसमें ये ऊपर जा कर के ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, कोल्ड होना स्टार्ट होता है, उसके वजह से कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, तो इसमें जो छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कंडेंस करते हैं या फिर आइस बन जाते हैं, आइस बन जाते हैं। तो जब ये दो आइस पार्टिकल्स आपस में जब फ्रिक्शन करते हैं तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन उनमें इलेक्ट्रॉन्स का जो है एक किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और दूसरे में जमा हो जाता है। तो उस वजह से कुछ आइस पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, कुछ आइस पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। अब चूँकि आइस जो है वो क्लाउड्स के साथ होते हैं तो वो चार्ज एक्युमुलेशन होने लगता है क्लाउड्स में। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस इन क्लाउड्स एंड द ग्राउंड। ठीक है, और थर्ड है मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्ट एयर क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि जो ड्राई एयर होता है, ड्राई एयर ये जनरली करंट को फ्लो नहीं करता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस जो होता है ये ज़्यादा होता है, लेकिन जो मॉइस्ट एयर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, जैसे कि आप एक लकड़ी और एक मेटल समझो, तो लकड़ी में क्या होता है करंट जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में करंट ईजिली पास होता है। अगर आप किसी रॉड से, अगर किसी बिजली के तार को अगर उसमें आप टच करोगे तो आपको झटका लगेगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मेटल जो होता है दैट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसी तरह मॉइस्ट एयर जो होता है इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये हेल्प करता है ऊपर से नीचे बिजली के जो पाथ जो होता है उसको ट्रेवल करने के लिए। इसीलिए ये तीन मेन कंडीशंस होते हैं जिसके वजह से लाइटिंग जिसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, क्योंकि चार्ज का ही मेन स्टोरी है लाइटनिंग के पीछे। अगर चार्ज ना हो तो लाइटनिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चार्ज जो है हर एक मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है। समझो कि दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं। ठीक है, और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई एक चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज या कोई पॉजिटिव चार्ज अगर इस फील्ड में जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, देयर विल बी ए फोर्स। ठीक है, और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज में अगर टुवर्ड्स राइट है तो पॉजिटिव चार्ज में टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो फोर्स लगता है, तो ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द चार्ज। तो चार्ज इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स। ठीक है, ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, तो दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये प्रोटॉन्स पे होता है और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अगर आप किसी एटम का जो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, दिस इज़ द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस है सेंटर में, और इसमें क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स न्यूक्लियस में होते हैं, और ये जो है ऑर्बिट इसको बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज ऑर्बिट। ठीक है, और ऐसे कई सारे ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिट में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, जो हमारा न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो अगर कोई एटम में अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स अगर सेम है तो वो न्यूट्रल होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज बैलेंस हो जाता है, न्यूट्रल होगा बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द चार्ज। लेकिन अगर किसी वजह से, अगर किसी एक एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया किसी वजह से, तो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस चार्ज वहाँ से चला गया, तो नेट चार्ज उस एटम पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा जिसको हम लोग आयंस भी बोलेंगे, और वो एक चार्ज जनरेट हो जाएगा उस पर्टिकुलर एटम पे। तो यही होता है जब हम लोग आइस क्रिस्टल्स का फ्रिक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं कुछ आइस क्रिस्टल्स के, तो जिसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे वो आइस क्रिस्टल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जिस आइस क्रिस्टल्स पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज हैपेंस बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द आइस पार्टिकल्स। ठीक है,
एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है चार्ज का कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट विथ एन एब्सेंस ऑफ नेट चार्ज रेफर्स टू एज न्यूट्रल। अभी मैंने आपको बताया न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज, अगर दो सिमिलर चार्ज हैं, समझो एक प्रोटॉन है एक और प्रोटॉन है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है। ये आपस में दूर जाना चाहेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर दो निगेटिव चार्ज है तो ये इधर मूव करना चाहेगा, ये इधर मूव करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है, रिपल्सन फोर्स होता है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। तो इसी तरह जब लाइटनिंग होता है तो ऊपर में एक नेगेटिव चार्ज है, ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच में एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और वो लाइटनिंग स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। तो यही मेन कॉन्सेप्ट होता है हमारा लाइटनिंग का और चार्ज के वजह से ही लाइटनिंग होता है। अब क्वेश्चन है कि हाउ चार्ज इज़ डेवलप्ड इन द क्लाउड्स, ठीक है। चार्ज तो हमने समझ लिया, लेकिन क्लाउड्स में चार्ज कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है। एज आइस क्रिस्टल्स हाई विद इन ए थंडर स्टॉर्म क्लाउड फ्लो अप एंड डाउन इन द टर्बुलेंट एयर, दे क्रैश इनटू ईच अदर, ठीक है। अभी समझते हैं इस पॉइंट को कि ये दिस इज़ द ग्राउंड लेवल, दिस इज़ द ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है। और इसमें कहीं पे एक थंडर स्टॉर्म समझो किसी रीजन पे आ रहा है, तो थंडर स्टॉर्म में क्या होता है कि मॉइस्ट एयर जो है, जो वार्म होता है, वो ऊपर की ओर उठता है। तो जैसे ही ऊपर में जाएगा ट्रोपोस्फेयर में, दिस इज द ट्रोपोस्फेयर एंड वी नो दैट कि ट्रोपोस्फेयर में लैप्स रेट होता है टेम्परेचर का, लैप्स रेट होता है टेम्परेचर का, जो कि 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर डिक्लाइन करता है ऊपर की ओर। जैसे आप हवा में, जैसे ही आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की ओर बढ़ोगे तो हवा ऊपर की ठंडी होती जाती है और वो 1 किलोमीटर राइज करने के बाद 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का गिरावट हो जाता है, ठीक है। तो जब ये राइजिंग एयर जो ऊपर की ओर मूव करेगा, ऊपर जाकर के ठंडा होने लगता है और ठंडा होने की वजह से वहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन जो वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे उस एयर करंट में, वो ठंडा होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं और वो और ऊपर जाएगा तो फिर वो आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर जाकर के ज़ीरो से भी नीचे होने लगता है, ठीक है। तो जब ये आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस व्हेन द आइस क्रिस्टल्स विच आर गेटिंग फॉर्म्ड इन ए थंडर स्टॉर्म, तो ये आपस में टकराएंगे, ठीक है। नीचे से तो हवा ऊपर की ओर बहुत तेज़ ऊपर की ओर उठ रहा है, तो ये आइस क्रिस्टल्स जो है आपस में टकराने लगते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन आपस में इनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगता है। समझो दिस इज एन आइस क्रिस्टल एंड दिस इज एन अनदर आइस क्रिस्टल। तो जब ये इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि आप कभी अपने ड्राई एयर में अगर आप जैसे कभी कंघी करते हो और उसके बाद उसको एक पेपर के ऊपर ले जाते हो, तो देखते हो कि पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप ड्राई एयर में जब आप कंघी लगाते हो तो उसमें फ्रिक्शन की वजह से कॉम्ब और हेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसके वजह से कॉम्ब जो है वो चार्ज हो जाता है। और उसके बाद जब आप किसी उसको एक पेपर के पास, छोटे छोटे पेपर के पास ले जाओगे तो पेपर को अपने में वो खींच लेता है, जस्ट लाइक ए मैग्नेट, ठीक है। तो उस पेपर में भी चार्ज इंड्यूस हो जाता है और वो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यही मेन बेसिकली रीज़न होता है चार्ज का, ठीक है, कि चार्ज के वजह से ही लाइटनिंग होता है, ठीक है। फिर दिस स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉक्ड ऑफ सम आइस एंड एडेड टू अदर आइस एज दे क्रैश पास्ट ईच अदर। यानी कि एक आइस से दूसरे आइस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। तो इसके वजह से जो पॉजिटिव चार्ज एक पे जनरेट हो जाएगा, जिसने लूज़ किया इलेक्ट्रॉन्स, और जिसने गेन किया इलेक्ट्रॉन्स उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और जब ये आइस क्रिस्टल्स आपस में क्लाउड्स के अलग अलग लेयर पे जब आइस क्रिस्टल्स चले जाएंगे, ठीक है, तो एक क्लाउड्स में लेयर जनरेट हो जाता है चार्ज का। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि ऊपर वाले लेयर में, क्लाउड्स के जो ऊपर वाले लेयर होती हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाले आइस क्रिस्टल्स पहुँच जाते हैं और जो लोअर रीजन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज वाले आइस क्रिस्टल्स वहाँ पे रहते हैं। तो एक सेपरेशन ऑफ चार्ज का जो लेयर होता है क्लाउड्स के बीच में हो जाता है, ठीक है। द टॉप ऑफ द क्लाउड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड while the base of the cloud becomes negatively charged, ठीक है। ये मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया। ये जो क्लाउड है, ठीक है,
इसका जो टॉप वाला पार्ट है इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, दिस बिकम्स पॉजिटिव चार्ज एंड द बेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, वो ये डिपेंड करेगा कैसे, सेपरेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स के ऊपर। ठीक है, अभी देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स एंड द ग्राउंड। ठीक है, ये आइस क्रिस्टल्स जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट हैं ये यहाँ पे यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए हैं। ये एक और क्लाउड है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज ऊपर में पहुँच गया है। आप टेम्परेचर देख सकते हो -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स तो होंगे नहीं, आइस क्रिस्टल्स ही होंगे और इसके बीच में फिर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है। फिर चार्ज का एक और प्रॉपर्टी होता है कि ये चार्ज को इंड्यूस करता है। जैसे कि अगर ऊपर में नेगेटिव चार्ज है और ये नीचे ग्राउंड है, दिस इज़ द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है जिसमें अगर एक चार्ज को एक फेस पे रखोगे तो दूसरे फेस पे एक उसका अपोजिट चार्ज अपने आप जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि जैसे कि आप लाइटनिंग ये सब देख सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज ये रीज़न था एक क्लाउड का और ये दूसरा क्लाउड का ये नेगेटिव चार्ज रीज़न है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और ये एक लाइटनिंग हो गया। तो ये बोलते हैं क्लाउड के बीच में, दो क्लाउड के बीच में लाइटनिंग हुआ। तो कई बार आप आसमान में बिजली देखते होगे लेकिन वो ज़मीन पे नहीं गिरता होगा, वो ऊपर में ही बिजली जो है सो फैल के रह जाता है। डैट मीन्स कि वो दो क्लाउड्स के बीच में वो ट्रांसफ़र हो गया एनर्जी का। ठीक है, वो ज़मीन तक नहीं पहुँचा। लेकिन जब ज़मीन पे पहुँचेगा, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और ग्राउंड पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो बिजली आया ये नीचे ग्राउंड पे गिर गया। तो ये हम लोग लाइटनिंग जो देखते हैं कि जो ज़मीन पे जो गिरता है तो ये क्लाउड और ग्राउंड के बीच में ट्रांसफ़र हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो उस हिसाब से ग्राउंड के लिए लाइटनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे हम लोग समझते हैं कि लाइटनिंग जो है वो क्लाउड्स के बीच में होगा या फिर क्लाउड और ज़मीन के बीच में होगा। ठीक है, तो जैसे ही चार्ज स्ट्राइक हो गया, जैसे ही चार्ज डेवलप हो गया तो लाइटनिंग स्ट्राइक करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि ऊपर में क्लाउड्स में नेगेटिव चार्ज होंगे और ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज, और ऊपर में नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही एक पोटेंशियल जनरेट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है, सर्किट कंप्लीट होता है और लाइटनिंग उसमें आता है। ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो चार्ज का जो एक्यूमुलेशन होना चाहिए इट शुड बी वेरी ह्यूज, वेरी लार्ज। ठीक है, वेरी लार्ज एक्यूमुलेशन, और नीचे में भी जो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ये भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इट शुड ऑल्सो बी वेरी लार्ज। ठीक है, द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हैज़ टू बी ग्रेट, ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए टू ओवरकम द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एयर जो है सो इंसुलेटिंग मीडियम है और एयर में नॉर्मली जैसे हम लोग आसपास देखते हैं कि हम लोग अगर एक करंट वायर कहीं पे है तो एयर में वो करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन अगर इतना ज़्यादा चार्ज अगर कहीं पे एक्यूमुलेशन हो जाए कि उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके वजह से क्या होगा कि एयर भी आयोनाइज कर जाता है और उसके अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो कर जाती है। ठीक है, तो व्हेन दिस हैपेंस ए स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्जेस pours down towards a high point where positive charges have clustered due to the pull of the thunderhead। तो ये कहने का क्या मतलब है कि जैसा कि आप लोग भी जानते हो कि हमेशा बोला जाता है कि लाइटनिंग जब भी हो तो छत पे खड़ा नहीं होना चाहिए या किसी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न क्या होता है कि जैसे दिस इज़ द ग्राउंड लेवल। ठीक है, और ग्राउंड्स के ऊपर जो भी हाई पॉइंट्स हैं जैसे कि कोई टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, जैसे कि कोई टॉल बिल्डिंग्स, ठीक है, ऊंची इमारतें जो होती हैं टॉल बिल्डिंग्स, ठीक है, कोई ट्रीज़ हैं, ठीक है, या फिर कोई पोल है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इन जैसे ग्राउंड का जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये इसमें ट्रांसफ़र होकर के इसके ऊपर चला जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को अगर ऑप्शन मिले कि आप लॉन्ग पाथ पे जाओगे या शॉर्ट पाथ पे जाओगे तो वो हमेशा शॉर्ट पाथ ही फॉलो करता है। इसीलिए उससे हम लोग शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। जब किसी कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट होता है
अल्टरनेटिव पाथ पे चला जाता है तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और शॉर्ट सर्किट किसी वायरिंग में फॉल्ट होने की वजह से होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को ही फॉलो करेगा, ठीक है, लॉन्ग पाथ को फॉलो नहीं करता है। तो जैसे ही ऊपर में क्लाउड्स के ऊपर जो चार्जेस थे और इसने देखा कि पॉजिटिव चार्ज किसी हाई बिल्डिंग पे, किसी हाई राइज पे, किसी टावर पे, किसी पोल पे, किसी पेड़ पे अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है तो वो उसी पे बिजली उस पे आके गिर जाती है। इसीलिए हम लोगों को मना किया जाता है कि whenever there is a condition of lightning we should avoid being under a tree or near a pole or near a tall house, ठीक है, tall building। तो यही रीज़न होता है। तो ये जो हाई पॉइंट जो होता है हमारा, दिस हाई पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट हो जाता है और उसी पॉजिटिव चार्ज वाले हाई पॉइंट पे ही बिजली आकर के गिर जाती है। तो ये रीज़न होता है कि हमें हमेशा मना किया जाता है कि किसी टॉल बिल्डिंग में या पेड़ के नीचे लाइटनिंग के समय नहीं वहाँ पे खड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब एक रीज़न है कि समझते हैं कि वाई थंडर एकम्पनी लाइटनिंग। एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि लाइटनिंग और थंडर दोनों एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि लाइटनिंग पहले हुआ थंडर बाद में हुआ, वो हम लोग को आवाज़ बाद में सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से लाइट का स्पीड होता है और साउंड का स्पीड ऑलमोस्ट 330 मीटर पर सेकेंड होता है। तो जब कोई चीज़ एक साथ ओरिजिन हो रहा है लेकिन जो हमारे पास पहले पहुंचेगा उसको हम लोग पहले सेंस करेंगे। तो चूँकि लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग को लाइट बहुत जल्दी दिख जाता है, लेकिन साउंड जो है वो चूँकि स्पीड कम है तो जहाँ पे वो फिनोमेना हुआ है और हमारे ईयर तक आते आते साउंड थोड़ा सा डिलेड हो जाता है। इसीलिए हम लोग को पहले लाइटनिंग दिखाई देता है फिर थंडर का आवाज़ आता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड लाइट, ठीक है। तो दोनों साइमल्टेनियसली होता है। और जब अब जानते हैं कि थंडर होता क्यों है, वाई देयर इज़ ए साउंड, इनॉर्मस साउंड। जैसे कभी आपके बगल में बिजली गिर जाए तो आप मतलब 5 सेकंड के लिए आपका कान जो है सो वो एकदम नंब हो जाता है, ठीक है। उसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि जो लाइटनिंग जो होता है, जब भी कोई लाइटनिंग जो रिलीज़ होता है, इट इज़ 5 टाइम्स हॉटर दैन द सन। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सन की जितने टेम्परेचर जो है सरफेस टेम्परेचर उससे 5 गुना ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट करता है जब भी कहीं पे लाइटनिंग होता है स्काई में, ठीक है। इट इज़ सो हॉट दैट व्हेन इट टीयर्स अक्रॉस द स्काई इट सुपर हीट्स द सराउंडिंग एयर एक्सट्रीमली क्विकली, ठीक है। तो जाहिर सा बात है कि अगर किसी रीजन में समझो कि दिस इज़ द क्लाउड, दिस इज़ द ग्राउंड, ठीक है, दिस इज़ द ग्राउंड, ठीक है, एंड दीज आर द क्लाउड्स। तो यहाँ से जब बिजली गिरी नीचे, ठीक है, ग्राउंड पे जब बिजली गिरी तो ये इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर इसके आसपास जो एयर है, इसके आसपास जो एयर है, जो एयर्स हवा तो होगी यहाँ पे इसके आसपास, ठीक है, इसके आसपास जो एयर है, ठीक है, एयर, तो ये जो टेम्परेचर है इसके लाइटनिंग की वजह से इस एयर को बहुत जल्दी गर्म कर देता है। इसको बोलते हैं सुपर हीटिंग ऑफ द एयर, सुपर हीटिंग ऑफ द एयर। सुपर हीटिंग मतलब कि एक तो है नॉर्मली किसी एक स्मॉल रेट से गर्म करना, एक है कि बहुत जल्दी उसको गर्म कर देना, इसको सुपर हीटिंग ऑफ द एयर बोलते हैं। तो जाहिर सा बात है किसी भी चीज़ को अगर आप गर्म करोगे तो वो फैलता है, एक्सपैंड करता है। अगर किसी आप एक मेटल है, अगर मेटल रॉड है, इसको आप अगर गर्म करोगे तो ये इसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। उसी तरह एयर को जब आप गर्म करोगे तो एयर भी एक्सपैंड करता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा क्विक प्रोसेस होता है ये थंडर के समय, लाइटनिंग के समय, कि एक सोनिक वेव क्रिएट होता है जो कि हम लोग साउंड की तरह, जैसे कि आप कोई बॉम्ब अगर कोई फटता है, जैसे कि आप दिवाली में कोई बॉम्ब चलाते हो तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर बारूद ये सब भरा होता है, पाउडर जो होता है, इसमें जब आग लगता है तो वो बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। जब भी बॉम्ब फटता है तो उसके अंदर जो एक्सप्लोजन जो होता है तो एकदम से सडन राइज इन वॉल्यूम होता है। तो किसी का वॉल्यूम अगर बहुत जल्दी बढ़ जाए, एकदम से मतलब विद इन मिली सेकेंड अगर किसी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा तो उसके अंदर एक सोनिक वेव क्रिएट होता है। और बिकॉज ऑफ दैट सोनिक वेव जो हमें जो थंडर का जो आवाज़ होता है वो बिकॉज ऑफ दैट सोनिक वेव होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि दो क्लाउड्स आपस में आकर के टकराएंगे, ये क्लाउड इधर से टकराया, ये इधर से टकराया तो आवाज़ निकलता है, ऐसा नहीं होता। ये मिथ है, ठीक है, दिस इज़ ए मिथ। कि बहुत लोग बोलते हैं कि बादलों के टकराने से आवाज़ निकलती है, ऐसा नहीं है। बादल के टकराने से आवाज़ नहीं निकलती है, वो हवा के गर्म होने से और उसके रैपिड एक्सपेंशन होने की वजह से सोनिक जो वेव्स है वो क्रिएट होता है और उसके वजह से साउंड हमें सुनाई देता है, ठीक है।
द थंडर जनरेटेड बाई ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग कैन बी हर्ड एज मच एज 25 माइल्स अवे, यानी कि इसका जो साउंड जो है वो काफ़ी दूर तक 25 माइल्स तक सुनाई देता है। किसी जगह पे अगर बिजली कड़क रही है तो उसकी जो आवाज़ है वो 25 माइल्स तक सुनाई देते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव थंडर विदाउट लाइटनिंग, यानी कि विदाउट लाइटनिंग देयर विल नॉट बी थंडर। ऐसा तो है नहीं कभी कि आप आसमान में बैठे हुए हो, कहीं पे देख रहे हो और एकदम से आवाज़ सुनाई दिया कि थंडर हुआ, लेकिन लाइटनिंग आपको दिखाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। लाइटनिंग और थंडर दोनों आपस में एक साथ होता है। पहले लाइटनिंग होता है और उसके जस्ट उसी समय बिकॉज ऑफ लाइटनिंग, बिकॉज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, वो जो एयर है उसके आसपास वो गर्म होकर के एक्सपैंड करता है बहुत ज़्यादा, और उसी एक्सपेंशन की वजह से साउंड का क्रिएशन होता है, ठीक है। तो ये है इसके पीछे का टोटल प्रोसेस। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये सभी प्रोसेस जब थंडर स्टॉर्म्स होते हैं या फिर जब क्लाउड जिस समय बारिश होने वाला होता है तभी होता है। ऐसा नहीं कि आप सनी डे में बैठे हुए हो, मस्त धूप निकला हुआ है और ऊपर से बिजली गिर जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन है डैट मीन्स कि बारिश होगा ही, क्लाउड फॉर्मेशन होगा ही, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्मेशन होते हैं, और फिर जब उनके आइस क्रिस्टल्स जब आपस में फ्रिक्शन करेंगे तो चार्ज का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। फिर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे क्लाउड्स के लेयर्स में, ऊपर वाले लेयर्स में पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाले लेयर में नेगेटिव चार्ज, और फिर ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज। और जब चार्ज का पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो अपना लाइटनिंग स्ट्राइक करेगा। तो दिस इज़ द मेन रीज़न जो हम लोग लाइटनिंग और थंडर को समझ सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हो कि ऊपर से ये जो एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ पे लाइटनिंग स्ट्राइक किया ऊपर से, ठीक है, और इसे पूरा बर्न आउट कर दिया, ठीक है। यू कैन ईजिली सी कि इसके पूरा बर्न कर दिया पेड़ को, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को मना किया जाता है कि जब भी ऐसा लगे कि बारिश होने वाला है या फिर कहीं पे आसमान में बिजली दिखाई दे तो हमें चुपचाप घर के अंदर चले जाना चाहिए, बाहर बैठ करके ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर भी बिजली गिर सकती है। तो सेफ्टी फ्रॉम लाइटनिंग क्या है कि इफ़ यू आर आउटसाइड, अगर आप घर से बाहर हो तो किसी गाड़ी के अंदर चले जाओ, या फिर कोई ऐसा बिल्डिंग जो कि ग्राउंडेड है और उसमें उसके अंदर आप चले जाओ, ठीक है। तो बाहर तो नहीं रहना है, ठीक है, पहला जो सेफ्टी है। दूसरा है कि समझो कि अगर आप कहीं पे बाहर फंस गए और आपके पास ऑप्शन नहीं है कि गाड़ी में चले जाए या फिर किसी बिल्डिंग में चले जाए, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले वाटर बॉडीज से दूर रहना है, ठीक है। वाटर बॉडी जैसे कि कोई पोखर, कोई तालाब, कोई रिवर, उससे आपको दूर रहना है। क्यों? क्योंकि वाटर बॉडीज़ के पास अगर कहीं पे बिजली गिरेगी तो वो उसको भी कंडक्ट कर देगा, तो आपको करंट लगने का एक चांस हो सकता है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट्स, टॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे ट्रीज़ हैं, तो इनसे दूर रहना है, ठीक है। और सबसे पहले एक लो स्पॉट और डिप्रेशन ऐसा कुछ ढूंढो जहाँ पे जो सबसे लो है किसी एरिया में, उस एरिया का सबसे लो पार्ट कौन सा है वहाँ पे चले जाओ तो ज़्यादा सेफ रहोगे, क्योंकि लाइटनिंग का टेंडेंसी होता है कि हमेशा हाई पॉइंट्स पे ही स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो अगर आप लो पॉइंट पे रहोगे तो आप शायद बच जाओगे, ठीक है। एंड इफ़ यू आर इनसाइड, अवॉइड टेकिंग बाथ्स और शावर्स एंड डू नॉट वॉश डिशेस। ऑल्सो अवॉइड यूजिंग लैंडलाइन फ़ोन्स, टेलीविजन्स एंड अदर एप्लियंसेस डेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप घर के अंदर हो, इफ़ यू आर इनसाइड योर हाउस, तो उस समय जब लगे कि बाहर मौसम ख़राब होने वाला है और लाइटनिंग और थंडर का चांस बन रहा है, तो उस समय आप अपने घर में किचन में बर्तन धोने मत जाओ। अगर आप नहाने का सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो नहाना छोड़ दो उस समय। क्यों? क्योंकि अगर आपके छत के ऊपर अगर किसी ऐसे रीज़न पे जो है लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, जैसे कि टंकी हो गया या फिर जहाँ पे पानी स्टोर होता है, तो वो क्या करेगा, उसके थ्रू लाइटनिंग जो है, जो करंट है वो आप तक पहुंच जाएगा और आपको भी आपके लिए वो मतलब कि बहुत डेंजर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। कई बार डेथ हो जाता है लोगों का लाइटनिंग की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा डेथ हो जाए। जैसे कि फार्मर्स हैं, वो खेती कर रहे होते हैं मानसून के समय और बारिश के मौसम में जब खेत में होते हैं तो उनके ऊपर कई बार बिजली गिर जाती है तो उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए आप ये सब प्रिकॉशंस ले सकते हैं जो सेफ्टी है फ्रॉम प्रिवेंटिंग द डेंजर ऑफ लाइटनिंग, ठीक है। तो उस समय बर्तन नहीं धोना चाहिए, या मतलब कि पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और दूसरा है कि अगर आपके घर में लैंडलाइन फ़ोन है, टेलीविज़न है, या फिर जो भी वायर से कनेक्टेड चीज़ें हैं, उसको उस समय ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजली जो है वो वायर में फ्लो कर सकती है, तो उसके वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं हमारा लाइटनिंग को लेकर के, और ये सेफ प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए।
तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि लाइटनिंग और थंडर क्या होते हैं और वो कैसे एक साथ फॉर्मेशन होते हैं और उनका क्या रीज़न होता है फॉर्मेशन होने का, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर कुछ सीखने को मिला तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू उज्ज्वल अकेडमी फॉर सिविल्स। और इसके बाद कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप इस चैनल पे बने रहिए, ठीक है। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।